गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जर शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स पे स्टाफ है। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है एक और डाउट सेशन की बारी, जो कि है मेरे स्टूडेंट मिस्टर सुशांत के लिए, जिन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर व्हाट इज मीन बाय स्टॉक ब्रोकिंग। तो स्टॉक ब्रोकिंग की जगह मैं स्टॉक ब्रोकर बताऊंगा, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही ब्रोकिंग की जाती है। ठीक, ब्रोकिंग, अगर ब्रोकर की बात करें या ब्रोकिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है दलाली करना। ठीक, दलाली को हम लोग वैसे बहुत नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, ठीक, बहुत गंदे सेंस में लेके जाते हैं। तो बेसिकली ब्रोकिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको करना होता है। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं होता उसमें और भी बहुत सारी कंसल्टेशन सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो खैर बिना सबसे पहले एक चीज कहूंगा कि इससे पहले ही अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, फिर वही हम्बल अपील करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा एंड शेयर द कंटेंट एंड मेक अदर्स वॉच द वीडियोस ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा, सो दैट वी ऑल कैन मेक इट अ ह्यूज सक्सेस। ठीक है, तो अब स्टॉक ब्रोकिंग पे बात करते हैं कि होता क्या है, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं उसके बारे में कंटेंट यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, तब आपके सामने उसको प्रेजेंट करूंगा। स्टे ट्यून्ड। अब आपके सामने लाया हूँ एग्जैक्टली स्टॉक ब्रोकिंग या ब्रोकर की एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन, जिसमें मेन है, मैंने बताया था कि भाई ब्रोकर के थ्रू ही ब्रोकिंग हो सकती है। और जरूरी नहीं कि जो ब्रोकिंग कर रहा है वो बंदा एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी जो कि प्रोफेशनल ब्रोकिंग करती हो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि स्टॉक ब्रोकिंग में एक सिंगल पर्सन या फिर एक कंपनी दोनों काम कर सकती है। ठीक है, जो प्रोफेशनली लोगों को एडवाइस करती हैं कि किस उसमें बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल वी हैव अ सॉल्यूशन दैट इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक ब्रोकिंग, देन वी हैव अ सिंगल पर्सन और अ होल कंपनी हु डील्स इन स्टॉक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, फिर बेसिकली स्टॉक ब्रोकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है। यानी हम अगर मैं एज अ स्टॉक ब्रोकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं उन क्लाइंट्स के पास जाऊंगा या उन विलिंग क्लाइंट्स के पास जाऊंगा जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं उन्हें अपनी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा कि हाउ डू दे। ठीक है, एंड ओवरऑल इसमें मेन कि इसमें ब्रॉड जो एक्शन वो ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वेल्थ मैनेजर्स होते हैं एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स या प्रोफेशनल्स होते हैं। कहने मतलब यह है कि आपको सिर्फ खरीदवाते नहीं है, आपकी सेल्स भी करवाते हैं। सेल्स इन द सेंस कि आपको एडवाइस करेंगे कि आपको एग्जैक्टली किस मार्केट में जाना चाहिए, किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन सिक्योरिटीज को आपको सेल ऑफ कर देना चाहिए उनके प्राइसेस ऊपर या नीचे जाने के। वैसे नीचे जाते समय तो नहीं, लेकिन ऊपर जाते समय जरूर करते हैं। सिर्फ इतना समझ लो कि स्टॉक ब्रोकिंग में सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं आती, परचेज एंड सेल नहीं आता है। ठीक है, आपको सुझाव दिया जाएगा, मतलब एडवाइजरी दी जाएगी कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक आगे जाकर के और ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, यानी और ज्यादा रिटर्न गिविंग हो सकता है। और दूसरी चीज, इन्हीं स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू आप ये जान पाते हैं कि मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज इस समय टॉप पर है, कौन सी सिक्योरिटीज एवरेज है, कौन सी सिक्योरिटीज सबसे नीचे जा रही है। ठीक, और दूसरी चीज है कि हाँ, तो जो ब्रोकर्स हैं वो कोई ऐसे चलते मतलब ऐसे लुच्चे लफंगे टाइप के लोफर्स नहीं होते, मतलब नहीं होते ब्रोकर। ये बाकायदा रेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन अगर इंडिया में स्टॉक ब्रोकिंग अगर देखा जाए तो इंडिया में स्टॉक ब्रोकिंग का रजिस्ट्रेशन आपकी सेबी करती है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो मेन आपके जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना चाहती हैं, यानी जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमको कोई चीज चाहिए तो वो हमें सामने दिखाई देती है तो उसको खरीद लेते हैं। ठीक, तो प्राइवेट हेड यानी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, दोनों की स्टॉक्स ओपन मार्केट ऑपरेशन में तभी अवेलेबल हो सकते हैं जब वो सेबी से रजिस्टर हो जाए तब। और सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी के जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी हैं वो सब के सब सेबी से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तभी वो ओपन मार्केट यानी स्टॉक मार्केट्स में दिखाई देते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ठीक, इस चीज को याद रखना हमेशा। फिर है, ये तो मैंने पहले बता दिया कि वेल्थ मैनेजर होते हैं। वेल्थ मैनेजर का मेन मतलब है कि आपको आपके जो फंड है उसका फ्लो,
क्या वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, दोनों को वो मैनेज करते हैं। और यही वेल्थ मैनेजर्स आपको एडवाइस करते हैं कि सर आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, आपको ऐसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर बात करूँ शेयर्स की, तो रिलायंस जियो के नाम सभी जानते हैं और इस समय मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन भी बन चुके हैं। ठीक, वो एक मैगजीन की रेटिंग आई थी उसमें मैंने देखा था। ओवरऑल अभी अगर हम रिलायंस जियो की शेयर खरीदें तो रिलायंस जियो की शेयर इस समय सबसे टॉप पे चल रहे हैं, मे बी शायद 50-100 रुपीज पर शेयर है। तो अगर अभी कोई बंदा रिलायंस में इन्वेस्ट करे तो आगे जाकर के रिलायंस के शेयर जियो के शेयर्स और ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएगा। क्योंकि अभी जियो में 2 फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट किया है, एक फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है और एक और कंपनी मैं उसका नाम अभी मिस कर रहा हूँ, उसने भी 1.15% शेयर्स खरीदे हैं 5,656 करोड़ रुपए में मुकेश अंबानी जी से। और लगभग 43,574 करोड़ रुपए फेसबुक ने इन्वेस्ट किए हैं लगभग 10 पॉइंट समथिंग % का जो शेयर है जियो में खरीदने के लिए। ठीक, एनीवेज तो मेन है कि ये रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। दूसरा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किस चीज पे? फाइनेंशियल एडवाइजरी देंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देंगे कि आप किस में कितना इन्वेस्ट करो कि आपको लॉस भी ना हो और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिल जाए। ठीक है, फिर है आपके ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, यानी आपको एडवाइस करने के बाद जब वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ कि मैं तैयार हूं मैं इस कंपनी के स्टॉक्स लेने के लिए, तो वो आपके ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं, यानी एक्शन में लाते हैं। ठीक, जिसका मतलब है परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। चाहे आप परचेज करो चाहे सेल करो, वो सब के सब हम स्टॉक ब्रोकर्स की मदद से ही करते हैं। और स्टॉक ब्रोकिंग में आजकल बैंक्स भी उतर गए हैं, बैंक्स भी आपको अच्छी खासी एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं कि सर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ये स्टॉक निकाल देना चाहिए, आपको ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए, आपकी जो है फाइनेंशियल बैलेंस वो बना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं लाइसेंसिंग की बात करने जा रहा हूँ कि स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंसिंग कहाँ कैसे किया जाता है। तो मैं प्राइमरी अपनी कंट्री के बारे में बात करूंगा, इंडियन कंट्री के बारे में, और अगर और 2 को इंक्लूड करूंगा तो उसमें अमेरिकन कंट्री को इंक्लूड करूंगा, और जो सबसे पावरफुल है अमेरिका के बाद वो है ऑलमोस्ट रशिया। तो अगर रशिया का मुझे डेटा मिलता है अभी तो वो, नहीं तो फिर अमेरिका और इंडिया का मैं नाम जरूर लूंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट। लाइसेंस एंड ट्रेनिंग की बात मैंने की थी, तो मेन लाइसेंस एंड ट्रेनिंग में आपका आता है जो ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि एक शेयर ब्रोकर को जो प्रोफेशनली शेयर ब्रोकिंग करना चाहता है इंडिया में, उसे सेबी एक्ट 1992 के अंडर में खुद को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, जो कि गवर्न भी है। मेन है कि इस एक्ट के अंडर में सेबी को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है, ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया है जिसके अंडर में वो रूल्स फ्रेम करता है कि अगर किसी बंदे को शेयर ब्रोकिंग करनी है प्रोफेशनली तो वो अपने आप को पहले हमसे रजिस्टर करवाए, उसके बाद ही वो शेयर ब्रोकिंग कर सकता है। सेकेंड है ब्रोकर्स मस्ट रजिस्टर विद दी सेबी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ब्रोकिंग नहीं कर सकते। तो और एनएससी और बीएससी जो कि हम जिसके बारे में मैंने कल आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दिया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही ब्रोकर्स के थ्रू जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं यानी जो विलिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कैपिटल मार्केट में अलग अलग चैनल्स के थ्रू, ताकि उन्हें वो बेस्ट एडवाइस कर सके कि उन्हें किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिले और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने ना पाए। ठीक, और लास्ट है एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कोई भी सिंगल बंदा जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट फर्म में एज अ जॉब वहां ज्वाइन करता है यानी एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, तो उसे सबसे पहले NISM इस एग्जाम को पास करना जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, पास करना जरूरी है। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट के साथ उसको सेबी में अप्लाई करना होगा कि मैं एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रजिस्टर्ड ब्रोकर मैं जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्विसेज अपनी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तो हुआ लाइसेंसिंग एंड ट्रेनिंग की। अब आई एक और इसमें पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है लीगल प्रोसीजर का कि अगर फ्रॉड होता है तो इन दैट केस जो एग्रीड पार्टी यानी सफरर पार्टी है इन्वेस्टर, उसको क्या फायदे हैं और जिसने किया है उसको क्या पेनल्टी मिलती है। आइए उसके बारे में बात करते हैं लीगल रेमेडीज अगेंस्ट सिक्योरिटीज फ्रॉड की। तो सिक्योरिटीज फ्रॉड अक्सर होते ही हैं। अभी मैंने एक कारवी स्टॉक फ्रॉड का भी नाम सुना था, लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता। आई विल कम बैक विद दैट डिटेल टू यू
in the form of an example regarding this particular video section. तो मेन है कि आपको 4-5 रेमेडीज आपको मिलती हैं अगर आपके साथ कोई सिक्योरिटीज फ्रॉड होता है, जिसमें पहला है लाइसेंस कैंसिलेशन. यानी लाइसेंस कैंसिलेशन किसका? उस सिंगल बंदे का जिसने आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाया था किस चीज में, उसका सिक्योरिटीज परचेजिंग में. ठीक है. और एक चीज और है कि इस पर्टिकुलर सिंगल बंदे की वजह से कंपनी को भी लायबल किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने इसको एम्प्लॉय किया था तो कंपनी को भी लायबल बनाया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन टर्मिनेशन, जी हाँ, उस बंदे का रजिस्ट्रेशन ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा. सभी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी और उसको लीगली पेनलाइज भी करेगी. तीसरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, आपने जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट, एक शेयर ब्रोकिंग वाला, दूसरा जिससे आपने सिक्योरिटी सब्सक्राइब करवाई यानी जिसको खरीदवाया है उससे भी कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट करवा दिया जाता है. ठीक है. फिर अगला इकोनॉमिक पनिशमेंट. इकोनॉमिक पनिशमेंट में जो सफरर पार्टी है यानी जो इन्वेस्टर है जिसको मेनली लॉस सफर हुआ है उसको आपकी तरफ से कंपनसेशन दिलवाया जाता है. इस कंपनसेशन में मेन आपका है कि जिसने फ्रॉड किया आप उस एग्रीड पार्टी को अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आप उसको 30 लाख 50 लाख जैसा भी जो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो उसे दिलवाया जाता है. ठीक है. और लास्ट है लीगल प्रोसिक्यूशन. लीगल प्रोसिक्यूशन में उस पर्टिकुलर सिंगल शेयर ब्रोकर या फिर कंपनी अगर एज अ होल आपकी स्टॉक ब्रोकिंग कर रही है तो आपको वो उसको लीगल प्रोसिक्यूट करेगा. यानी कौन करेगा? सेबी लीगल प्रोसिक्यूट करेगी उसको. कानूनी रूप से उसके ऊपर कोर्ट केस होगा, उसके ऊपर केस चलेगा और जब वो गिल्टी प्रूफ हो जाएगा तब आपको कंपनसेशन भी दिलवाया जाएगा और उसको जेल करवाई जाएगी. और दूसरी चीज उसका लाइसेंस कैंसिलेशन होगा और पूरी जिंदगी वो इनकॉम्पिटेंट करार दे दिया जाएगा कि अब वो कोई भी शेयर ब्रोकिंग या शेयर ट्रेडिंग नहीं करवा सकता या नहीं कर सकता. ठीक है. तो आज दिन पे रोक रहा हूँ. मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ. तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कार्बी का जो सिक्योरिटीज फ्रॉड है मैं उसको आपके सामने रख सकूं ताकि आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को और अच्छे से समझने में मदद मिल जाए. ठीक है. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.